एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या होता है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग हाइपरटेंशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जो भी प्रेशर एक्सर्ट होता है आर्टीरियल वॉल्स के द्वारा उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आर्टीरियल वॉल्स इज कंसिडर्ड एज ब्लड प्रेशर। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, 120/80 mmHg होती है, जिसके अंदर 120 जो होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, दैट इज फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, एंड 80 जो होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है जो फॉर द रिलैक्सेशन। अब अगर हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरटेंशन टर्म। हाइपर मतलब ज़्यादा एंड टेंशन मतलब प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द क्लियर डेफिनेशन तो हम ये बोलते हैं कि एक ऐसी डिसीज कंडीशन होती है इन विच द ब्लड प्रेशर रेजेस अबव द नॉर्मल वैल्यू एंड द नॉर्मल वैल्यू इज 120/80 mmHg। अब हाइपरटेंशन की भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द स्टेजेस, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू 120 to 80 mmHg क्लियर हो गया। उसके बाद आती है प्री हाइपरटेंशन स्टेज। अगर हमारा बीपी 120 से 129 mmHg सिस्टोलिक जाता है तो वो कौन सी कंडीशन होती है, प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन मतलब कि हाइपरटेंशन होने से पहले वाली स्टेज, मतलब एक बॉर्डर लाइन वाली स्टेज को क्या बोलते हैं, हम प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं। प्री हाइपरटेंशन अगर ट्रीट नहीं होता तो वो प्री डिस्पोज करता है किसको, हाइपरटेंशन स्टेज 1 को। हाइपरटेंशन स्टेज 1 के अंदर क्या होता है, जो बीपी का सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 140 mmHg तक पहुंच जाता है सिस्टोलिक। इफ वी टॉक अबाउट द हाइपरटेंशन स्टेज 2, उसके अंदर क्या होता है 160 mmHg के पास पहुंच जाता है। तो हमने बोला कि नॉर्मल प्री हाइपरटेंशन स्टेट में 129 तक हमें बीपी देखने को मिलता है। इन केस ऑफ हाइपरटेंशन स्टेज 1 140 तक देखने को मिलता है। इन केस ऑफ हाइपरटेंशन स्टेज 2 160 सिस्टोलिक हाइपरटेंशन वाली स्टेज के अंदर हमें देखने को मिलता है प्रेशर। ठीक है, अब इसके अलावा हमें एक और टर्म के बारे में पता होना चाहिए, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। आप देख भी सकते हो स्क्रीन के अंदर। हाइपरटेंसिव क्राइसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर बीपी की वैल्यू सिस्टोलिक में 180 पहुंच जाता है, डायस्टोलिक में 120 पहुंच जाता है। जब आपका बीपी सिस्टोलिक डायस्टोलिक मतलब 180/20 mmHg देखने को मिलता है उसको हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। हाइपरटेंसिव क्राइसिस दो कंडीशंस के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहली कंडीशन होती है इमरजेंसी एंड द सेकंड वन इज अर्जेंसी। अब इमरजेंसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गन होता है वो इन्वॉल्व होता है, मतलब कि ऑर्गन डैमेज देखने को मिलता है। बट इन केस ऑफ अर्जेंसी ऑर्गन डैमेज देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब कि जो भी ऑर्गन होता है, टारगेट ऑर्गन जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। अब इन्वॉल्व कैसे मैं बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल वी आर सेइंग दैट कि प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो रहा है और उसका ऑर्गन डैमेज भी हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इमरजेंसी हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अगर किसी भी ऑर्गन को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं, कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्जेंसी हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन की वैल्यू क्या होती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस में, मतलब बीपी की वैल्यू क्या होती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस में, 180/120 mmHg होती है। एंड आजकल की गाइडलाइंस के हिसाब से जो अर्जेंसी हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीवियर हाइपरटेंशन वाली स्टेज बोलते हैं। कौन सी, सीवियर हाइपरटेंशन। सीवियर हाइपरटेंशन क्यों, बिकॉज कोई भी टारगेट ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता है। अब हम बात करें तो हाइपरटेंशन जो होता है वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, बिनाइंग भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, कोई भी हमें कोज नहीं पता, कोई भी अंडरलाइंग कोज नहीं है, कोई भी डिसीज कंडीशन की वजह से नहीं है। नॉर्मली है स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, अल्कोहल इनटेक हो रहा है, ओबेसिटी हो गया, इन कंडीशन की वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन आने के चांसेस होते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी का मतलब है ड्यू टू एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन, मतलब किसी भी डिसीज की वजह से क्या होता है, आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। डिसीज से क्या हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिसीज लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, इन्फॉक्शन हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, उसके अलावा रीनल डिसीज होगी। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बीपी का वैल्यू जो रही है वो ज़्यादा हो रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन विच वॉज अराइजेज ड्यू टू एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन और द डिसीज कंडीशन। द बिनाइंग एंड मैलिग्नेंट से क्या समझते हो, बिनाइंग जो होता है वो नॉर्मली ओवर द ईयर्स डेवलप होता रहता है, और मैलिग्नेंट कौन सा होता है, जो सडन बीपी राइज होने को हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। सो हमने इसके बाद हमने इसके मेन कंडीशंस भी पढ़ ली, किस तरह के हाइपरटेंशन देखने को मिलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ईटियोलॉजिकल फैक्टर। देखो ईटियोलॉजिकल फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए कि मॉडिफिकेबल और नॉन मॉडिफिकेबल हो सकते हैं। लाइक हम प्राइमरी के अंदर बोल रहे थे कि कोई भी डिसीज कंडीशन की वजह से नहीं होते, लाइक स्मोकिंग की वजह से हो गया, ओबेसिटी हो गया, या फिर आपको कोई अल्कोहल इंटेक ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन आ सकता है। सेकेंडरी में डिसीज कंडीशन की बात करें, लाइक कार्डियोवास्कुलर डिसीज, वीनल डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज में मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो गया, कोई भी किडनी की डिसीज होगी, ये भी क्या करते हैं, प्री डिस्पोज करते हैं हाइपरटेंशन को। और डायबिटीज
मेलिटस भी प्री डिस्पोज करता है किसको, हाइपरटेंशन को। तो ये कुछ ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पैथोफिजियोलॉजी। हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? सबसे पहले किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से 4 चीज़ों के ऊपर मेन फोकस होता है। सबसे पहले ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, एक तो एक्टिवेशन होता है रास मैकेनिज्म का जो किडनी के अंदर होता है। उसके अलावा न्यूरल्स की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी एक्टिवेशन होता है। उसके अलावा इंसुलिन जो होता है उसका भी, इंसुलिन और ग्लूकोज का भी क्या होता है, अल्टरेशन होता है। एंड द फोर्थ वन इज जो टिश्यू के अंदर होता है, तो एंडोथीलियल क्या होती है, इंजरी हो जाती है। हम एक एक चीज़ों से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, मैंने बोला कि एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्टिमुलेट होता है। जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होगा स्टिमुलेट होगा तो अल्फा बीटा रिसेप्टर भी क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे। अब जैसे ही अल्फा बीटा रिसेप्टर्स जो होंगे वो स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा। वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, और कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी तो बीपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमने नर्वस वाला क्लियर कर लिया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ा, अल्फा बीटा रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, जिसके बाद क्या होगा, हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट एंड बीपी जो होता है बढ़ जाता है एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है। हमें पता होना चाहिए बीपी जो होता है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन ही करता है, मतलब कि ब्लड प्रेशर जो होता है हाइपरटेंशन में बीपी बढ़ता है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। हमने एसएनएस क्लियर कर लिया। आफ्टर एसएनएस हमने बात करी टिश्यू की। टिश्यू में क्या बोला, एंडोथीलियल इंजरी। एंडोथीलियल इंजरी से आप क्या समझते हो? एंडोथीलियल इंजरी की बात करी तो एंडोथीलियल जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो नॉर्मली नाइट्रस ऑक्साइड को सीक्रेट करते हैं, NO को। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो वैसो डायलेटर होता है। अब एंडोथीलियल की इंजरी हो गई तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होगा वो लेस क्वांटिटी के अंदर क्या होगा, सिक्रिएट होगा। अब लेस क्वांटिटी में होगा तो वैसो कंस्ट्रिक्शन कोज करेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ाएगा और बीपी को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। नॉर्मल कंसेप्ट, बिकॉज NO जो होता है वो एक वैसो डायलेटर होता है। अब NO का अमाउंट कम हो जाएगा ड्यू टू एंडोथीलियल इंजरी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। एसएनएस क्लियर। आफ्टर दैट एंडोथीलियल इंजरी क्लियर। उसके बाद बोला इंसुलिन ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, अल्टरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई डैमेज तो नहीं होगा लेकिन वैसो कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ रास। अब जो किडनी के अंदर हो रहा है, अब रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन वो नहीं, मतलब सोडियम का जो अमाउंट है हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, बिकॉज एल्डोस्टेरोन का अमाउंट बढ़ जाएगा। एल्डोस्टेरोन का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा, सोडियम बढ़ेगा। सोडियम बढ़ेगा तो क्या होगा, सोडियम जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है, हाइपरटेंशन को क्या करता है, कोज करता है। तो 4 फैक्टर्स क्लियर हो गए। एक्टिवेशन ऑफ एसएनएस हो गया, दूसरा एंडोथीलियल इंजरी हो गया, तीसरा इंसुलिन ग्लूकोज अल्टरेशन हो गया, एंड द फोर्थ वन इज द एक्टिवेशन ऑफ द रास सिस्टम हो गया। सो हमारी पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हमने जो पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी है ना, उसके अंदर जो भी सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, लाइक एसएनएस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है जो वैसोकंस्ट्रिक्शन कोज कर रहा है, तो हमारे को ट्रीटमेंट के अंदर भी ऐसे ही ड्रग्स का यूज़ करना पड़ेगा जो एसएनएस सिस्टम को क्या करेंगे, एक्टिवेट नहीं करेंगे। मतलब कि अल्फा बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट नहीं होने देंगे, तो एगोनिस्ट का यूज़ करेंगे। रास मैकेनिज्म के अंदर क्या करेंगे, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स का यूज़ करेंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी से हमें पता लगाना है कि हमने ऐसे कौन से ड्रग्स यूज़ करने हैं जो हमारे एक्शन को आगे कंटिन्यू ना ही करे और ना ही प्रीडिस्पोज करे हाइपरटेंशन को। चलो, आफ्टर बिफोर डूइंग एनी मैनेजमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या आएगी, अगर बीपी बढ़ रहा है तो देखो वीकनेस, हेडेक हो सकता है, ब्लड विजन हो सकती है, उसके अलावा फैटीग फील कर सकते हो, वर्टिगो फील हो सकता है, लॉस ऑफ एपिटाइट भी फील हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकती है, कोई भी अदर कॉम्प्लिकेशन राइज हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीज का रिस्क भी हो सकता है ड्यू टू दी हाइपरटेंशन, क्योंकि हाइपरटेंशन जो होती है एक साइलेंट किलर डिसीज होती है, ये हमेशा याद रखना, बिकॉज ये एसिम्प्टोमेटिक रहती है फॉर ईयर्स एंड इट इज़ नोन एज साइलेंट किलर डिसीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं पाल्पिटेशंस देखने को मिल सकते हैं, तो ये क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती है। नाउ बिफोर आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं कि हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर को असेस करेंगे। ब्लड प्रेशर को असेस किस तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीकों से असेस कर सकते हैं, एक तो ऑस्कल्टेटरी मैथड से, एक पाल्पिटेटरी मैथड से। ऑस्कल्टेटरी मैथड के अंदर हम क्या करते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों आते हैं, इसलिए वो बेस्ट और रिलायबल होता है। हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। बीपी को असेस कहाँ से करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 से 3 इंच ऊपर जो होता है वो कफ लगाते हैं। कफ जो होता है वो एप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए। और उसके अलावा हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेकियल वहाँ से क्या करते हैं, असेस करते हैं। क्यों असेस करते हैं, वहाँ से ही क्यों असेस करते हैं, क्योंकि वो जो होता है एट द लेवल ऑफ हार्ट होता है और उसकी रीडिंग्स जो होती है वो बहुत एक्यूरेट आती है। पाल्पिटेटरी मैथड को हम इतना रिलायबल नहीं बोलते हैं, बिकॉज उस मैथड के अंदर क्या कंडीशन आ जाती है कि सिर्फ सिस्टोलिक प्रेशर देखने को मिलता है, डायस्टोलिक प्रेशर देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा ECG इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर हम देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी देख सकते हैं। उसके अलावा हम
रीनल फंक्शनल टेस्ट कर सकते हैं, क्रेटिनाइन का लेवल चेक कर सकते हैं कि कोई भी रीनल डिसफंक्शनिंग तो नहीं है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन प्रीडिस्पोज हो सकता है, या कोई भी कार्डियोवास्कुलर हम कार्डियक बायोमार्कर्स को देख सकते हैं कि कार्डियोवास्कुलर का रिस्क तो नहीं है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन जो होता है प्रीडिस्पोज हो सकता है, तो ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, मेनली डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन होते हैं जो असेस करते हैं किसको, हाइपरटेंशन को। उसके अलावा आफ्टर डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन हमारा मेन काम आता है मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैंने मैनेजमेंट का बताया था कि अगर हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो जो हमारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं किसके लिए, हाइपरटेंशन के लिए, उसी को ही हम क्या करते हैं, एलिविएट करते हैं। एलिविएट मतलब कि रिड्यूस करते हैं। अगर हम बात करें कि अगर वहाँ पे अल्फा बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट हो रहे थे तो हमें अल्फा क्या हो गया, बीटा रिसेप्टर्स क्या है, एंटागोनिस्ट देने पड़ेंगे। उसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने पड़ते हैं, डायूरेटिक्स देने पड़ते हैं। डायूरेटिक्स लाइक फ्रूसेमाइड या लेसिक्स होते हैं, वो क्यों देते हैं, बिकॉज डायूरेटिक्स होता है जो भी हमारा एक्सेस फ्लूइड होता है वो बाहर निकालता है। एक्सेस फ्लूइड बाहर निकाल देगा मतलब कि जो सोडियम हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो डायूरेसिस प्रोसेस से क्या होगा, जो सोडियम का अमाउंट है हमारी बॉडी से निकल जाएगा और हमारी बॉडी जो होगी उसमें से क्या होगा, सोडियम का अमाउंट कम हो जाएगा और हाइपरटेंशन रिड्यूस हो जाएगा। अब बिफोर एनी मेडिकेशन या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से पहले सबसे मेन फोकस क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो असेसमेंट, हम वाइटल साइन को असेस करते रहेंगे टाइम टू टाइम और जो भी डेविएशंस होंगी उसको ट्रीट करेंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलेगा वो तो चलेगा ही। उसके अलावा डैश डाइटरी अप्रोच होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं हाइपरटेंशन को। डैश डाइट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, हाइपरटेंशन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे, लाइक हमने बोला था कि प्राइमरी हाइपरटेंशन का मेन कोज होता है क्या होता है, ओबेसिटी। ओबेसिटी की होगा तो उसको क्या होगा, प्री डिस्पोज करेगा हाइपरटेंशन को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेट रिडक्शन के ऊपर काम करने का। एंड ड्यूरिंग द मैनेजमेंट वेट रिडक्शन जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वाई, बिकॉज अगर हमारा 1 kg वेट रिड्यूस भी होगा ना तो 1 mmHg जो होगा हमारा क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो वेट रिडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमें एक्सरसाइज के बारे में प्रमोट करना है, अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखना है, न्यूट्रिशनल सर्विलियंस इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। हमें सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट के ऊपर फोकस करना है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर सोडियम का अमाउंट ना बढ़े और हम हाइपरटेंशन से प्रिवेंट कर सके। सो हमारा मेन फोकस इसके ऊपर था, हेल्थ एजुकेशन के ऊपर था। तो हमने बोला डैश डाइट के बारे में बात करी कि डाइटरी अप्रोच यूज़ करने इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हाइपरटेंशन को स्टॉप कर दे। अल्कोहल और स्मोकिंग के बारे में हमें हेल्थ एजुकेशन देने कि हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है। उसके अलावा मैंने बोला था कि सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट का यूज़ करना है। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम बात कर सकते हैं कि हमें एक्सरसाइज योगा को प्रमोट करना है, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड बैलेंस होना चाहिए। तो ये हमारे क्या है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने किसकी बात करी थी, वेट रिडक्शन की बात करी थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि अगर 1 किलो वजन भी घट जाता है तो क्या होता है, 1 mmHg ब्लड प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो वेट रिडक्शन के ऊपर हमें काम करना है जिसकी वजह से ओबेसिटी जो एक इडियोलॉजिकल फैक्टर था वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात करें तो हमने बात करी थी कि हम डायूरेटिक्स देंगे, जिसके अंदर हमने लेजिक्स और फ्रूसेमाइड की बात करी। उसके अलावा अल्फा बीटा ब्लॉकर जो एसएनएस सिस्टम को एक्टिवेट करे थे उसके अंदर हम कैप्टोप्रिल की बात कर देते हैं। वेसोडाइलेटर लाइक हाइड्रोलिजाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये, और उसके अलावा ब्लॉकर्स जिसके अंदर हम नाडालोल की बात करते हैं या प्रोपानॉल की बात करते हैं। तो ये सारे क्या है, आपके मेडिकेशंस होते हैं, आप स्लाइड में पढ़ सकते हो जो मेडिकेशंस आपको याद करनी है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, अगर हम हाइपरटेंशन को नहीं कर सकते ट्रीट तो क्या होगा, सबसे पहले मैंने बात की थी लाइक प्री हाइपरटेंशन वाली स्टेज है, अगर हम उससे पहले ही अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर ले तो हमारे को हाइपरटेंशन स्टेज 1 या स्टेज 2 में ससेप्टिबिलिटी होगी ही नहीं। तो हमारा मेन फोकस क्या होता है कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर काम करें प्रॉपर। किसी भी हेल्थ एजुकेशन में हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, प्रॉपर एक्सरसाइज, रेस्ट के ऊपर मेन फोकस करते हैं जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, जो भी ससेप्टिबिलिटी है किसी भी डिसीज को वो रिड्यूस हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, कोई भी रीनल डिसीज हो सकती है या फिर कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकती है। तो अगर हाइपरटेंशन या बीपी ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है। एंड इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन वी हैव टू फोकस ऑन द बेस्ट इंटरवेंशन, दैट इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्या क्या बेस्ट इंटरवेंशंस होती है, क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपरटेंशन। आई होप यू लाइक द वीडियो।